तथागत गौतम बुद्ध सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता, बौद्ध संत, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाप से डीएस कोड बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हैं। और आज दिल्ली प्रदेश की जिला और विधानसभा कमेटी की समीक्षा बैठक में हमारे बीच में उपस्थित प्रदेश के बहुत ही जुझारू मेहनती हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश तंवर जी, साथ ही हमारे स्टेट कॉर्डिनेटर ललित गौतम जी, सुरेश आर्या जी, पूर्व अध्यक्ष जोन इंचार्ज अभी लक्ष्मण जी और तमाम शिषपाल जी बैठे, पन्नालाल गौतम जी बैठे, तमाम टीम बैठी। मैं बहुत इन सभी लोगों का आभारी हूँ। बसंत जी बैठे हुए हैं और योगेश भाई बैठे, पूरी टीम को मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आप सबने बड़ी मेहनत करके इधर आज एक बड़ा सा एक जलसा आपने दिखाने का काम किया है और बड़ी एक बहुजन समाज पार्टी की बड़ी टीम को आपने क्रिएट करने का भी काम किया है। और निश्चित तौर से आज के बाद प्रदेश के अंदर एक जो हमारे माहौल, हमारे जो खिलाफ एक माहौल था, उसमें बहुत कुछ सुधार आने का काम होगा। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने बहुत ऐसे पार्टी के बहुत ही पुराने साथी भी आए हुए हैं जिनके मैं कई बार घर भी गया हूँ, कई लोगों के घर पहुंचा हूँ, जो पार्टी में पद नहीं है लेकिन पार्टी के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ में, तन मन धन के साथ में लगे हुए ऐसे तमाम साथी बैठे हैं। उन सभी साथियों को भी मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। और साथ ही हमारे जो लाइव में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे जो यूट्यूबर्स, जो ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, जो बहुजन मीडिया के साथीगण हैं और जो बहुत संघर्ष करके हमारी विचारधारा को, हमारी बातों को जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने भारी संख्या में उपस्थिति चलाई। मुझे पूरा विश्वास है और ऐसी ही पॉजिटिविटी आपको बनाए रखनी है। आपको अपनी कंटेंट में, आप अपनी बातों में ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जो हमारा जो लक्ष्य है 2027 उत्तर प्रदेश में, पहले हम उस लक्ष्य को भेदें, हम उस लक्ष्य को हासिल करें और उसके बाद जो अन्य लक्ष्य हमारे हैं, जो दिल्ली का हमारा लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य पंजाब का है, हमारा लक्ष्य राजस्थान का है, हमारा लक्ष्य आपका जो मध्य प्रदेश का है, छत्तीसगढ़ का, इन लक्ष्यों को भी भेजने का भी हम काम कर सकें। इसलिए मैं आप सभी लोगों का भी बहुत आभारी हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम हमारे विधानसभा के पदाधिकारियों का जिन्होंने अपनी उपस्थिति को यहाँ पे दर्ज कराया और कई साथी इधर किसी मजबूरी वश या किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए, तो उनके साथियों ने कहा कि साहब ये अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनको कंटिन्यू करना चाहते हैं। कोई कारणवश नहीं आ पाए या घर में कोई प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम भी होती है, नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, काम कर रहे हैं तो आज कंटिन्यू बने रहेंगे। और जहाँ से साथी पार्टी के पद पे हैं, ओहदेदार हैं और वो साथी नहीं आए, लेकिन जहाँ से अन्य साथी आए जो हमारे पार्टी के मिस्त्री और कैडराइज लोग हैं वो आए हुए हैं, तो मैं पूरी जोन की टीम से कहूँगा कि रिव्यू का हमारे रिपोर्ट्स में लिख दिया है, जो साथी आए थे उनको पदाधिकारी बनाना है और जो नहीं आए थे उनको वेटिंग लिस्ट में डाल देना है, ताकि ये मूवमेंट, ये कारवां कंटिन्यू गतिशीलता को लेकर के चलता रहे, गतिशील बना रहे। आज की डेट में आप सबको पता है कि बिना सामाजिक एकता के राजनीतिक एकता हम पा नहीं सकते और आज की डेट में हमें बहुत बड़े स्तर पे, राज्य स्तर पे, मास लेवल पे, ब्रॉड स्तर पे हमें अपने सामाजिक एकता के जो काम को जोड़ने का काम करते रहना है, निरंतर जारी रखते रहना है, ताकि जब तक समाज नहीं जोड़ सकते, जब तक हमारा फाउंडेशन मजबूत नहीं हो सकता, तब तक हम उसके ऊपर कोई भी रिनोवेशन का काम नहीं कर सकते, कोई नई बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। सामाजिक एकता के बिना राजनीतिक एकता संभव नहीं है और बिना राजनीतिक एकता के, बिना राजनीतिक पावर के आप इस देश में कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह की सिचुएशन है आपने देखा हुआ है
कि 2014 से लेकर के 2026 चल रहा। मेरे पास एक आंकड़ा है 2019 से लेकर 2026 में इस देश के अंदर 93,000 स्कूल बंद कर दिए। एक बहुत बड़ा आंकड़ा, 93,000 स्कूल बंद कर दिए गए और उसके अंदर 65 लाख बच्चे जो पढ़ रहे थे वो आज आउट ऑफ स्कूल। ये देश का दुर्भाग्य है कि 65 लाख हमारे जो बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे, उस शिक्षा से महरूम होने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हम सबके जो महापुरुष हैं जिन्होंने शिक्षा की ज्योति जलाई इस देश के अंदर, खास तौर से बहुजन समाज के लोगों में और स्त्रियों के अंदर, उन्होंने कहा कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र निराश और हताश हो। और आज वही कार्य बड़े ही चालाकी तरीके से, बड़े ही गोपनीय तरीके से किया जा रहा है कि जो इस देश के अंदर जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो गरीब समाज है, जो दलित समाज है, जो कमेरा वर्ग है, जो किसानी करता है, 2 वक्त की रोटी में जुगाड़ बड़ी मुश्किल से कर पाता है, तो वो उनके जो आने वाली जनरेशन है वो देश में शिक्षित न बन पाए। बाबा साहब के तक प्रयासों से हम सब लोग इस देश के अंदर शिक्षा में आगे बढ़े और इस शिक्षा मिली तो नौकरियां भी मिली। बाबा साहब का प्रयास था कि 1943 में हमें रिजर्वेशन मिला। जब रिजर्वेशन मिला तभी जाके हमको नौकरियां मिलना शुरू हुई। तो आज शिक्षा और नौकरियों के दम पर से बहुजन समाज अपने पैरों पे खड़ा हुआ और इस देश के अंदर मान सम्मान के साथ में जीवन यापन करने लगे। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं से वो लोग जो ये नहीं चाहते थे कि इस व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, वो नहीं चाह रहे थे कि आप आगे बढ़ने चाहिए, वो नहीं चाह रहे थे कि आप कुर्सी पे बैठ के अधिकारी बन के हुक्मरान बन जाएं, उनको गंवारा नहीं था। तो इन लोगों ने बड़ी चालाकी से आपको कमजोर करने के रास्ते निकाले। आखिर कौन सा ऐसा रास्ता है कि जिससे जो चढ़ता हुआ बढ़ता हुआ ये नीले झंडे वाले जय भीम बोलने वाले लोग जो इस देश के अंदर बड़ी गतिशीलता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, इनको रोकने का प्रयोजन क्या है, इनको रोकने का हमारे पास तरीका क्या है? उन्होंने वो तरीका भी देख लिया, सीधा हम पर हमला किया संविधान को लेकर के। तो संविधान को बदल नहीं सकते ऐसे। अगर डायरेक्टली हम संविधान पे बदलेंगे तो दलित समाज के साथ में ओबीसी के लोग और आदिवासी समाज के लोग जुड़ जाएंगे। आपको याद होना चाहिए जब 2018 में संविधान के अंदर इनका पहला प्रैक्टिकल था, जब संविधान के अंदर जो हमारा सुरक्षा कवच है SC ST एक्ट, जो हमारी सुरक्षा कवच है समाज के अंदर, गांव के अंदर, देहातों के अंदर, जहां हमारे गरीबों के साथ में, बच्चों के साथ में, बच्चियों के साथ में एट्रोसिटी होता है, तो उसको संवैधानिक कवच मिला हुआ। इस संवैधानिक कवच के जरिए इनको ऊपर अत्याचार नहीं होगा। अगर अत्याचार होता है तो अत्याचारियों को कोई जगह नहीं है, उनको जेल भेजना पड़ेगा, उनको जेल में रहना पड़ेगा। उस सुरक्षा कवच पे इन्होंने डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमला किया। जब उनको लगा कि इसको पहला प्रयोग किया है, जब उस पर हमला हो गया, तो पूरे देश के अंदर हमारे नौजवानों ने, बहुजन समाज के लोगों ने, SC ST इवन ओबीसी के साथियों ने हमारा साथ दिया पूरे देश में। उन लोगों ने नीली क्रांति लेकर किया और उस नीली क्रांति के सामने इस देश की सरकार को झुकना पड़ा और हमारे SC ST एक्ट को फिर से बहाल करना पड़ा। ये ताकत किसकी थी? हमारे बहुजन समाज की। तो कि डायरेक्टली तो हम इन पे हमला नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली करेंगे तो जमात बहुत बड़ी, और जमात जब बड़ी होती है तो सरकारें हिल जाती हैं, सरकारें डर जाती हैं। और आपने ताकत दिखाई और उसमें हमारे तमाम नौजवान साथी मध्य प्रदेश से, राजस्थान से शहीद भी हुए, तो उन शहीदों को मैं क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने अपनी जान की परवाह की है हमारे संवैधानिक कवच रक्षा है। और उसके बाद उनको मालूम हो गया कि हम सीधा संविधान पे हमला नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उनको हमें, आप और हम उनके लिए गंवारा नहीं थे कि हम और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि उनको लगा कि शिक्षा के दम पे, शिक्षा के जरिए तो अधिकारी बढ़ रहे हैं, यही हमारी ताकत है। जब यही हमारी ताकत, उसको लाइब्रेरी नहीं हटा सकते, आज भी नहीं हटा सकते। आज भी वो 362 भी आएंगे ना खरीद करके सांसद, तब भी डायरेक्टली हमारे संविधान पे हमला नहीं कर सकते। उन्हें पूरी तरह से मालूम है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन अपने संविधान पे खरोच नहीं आने देंगे। तो इससे डर नहीं है, लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या, इसमें तरीके होते, संविधान को छेड़छाड़ कैसे किया जाए,
संविधान में लिखी बातों को कैसे धीरे धीरे एडिट किया जाए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें बेनिफिट मिलता है, उन चीजों को इसमें से निकाल दिया जाए। और उसके लिए उनको चाहिए बहुमत, 362 का बहुमत चाहिए। और कुछ खेल तो ऐसा ही चल रहा है, ऐसी अंदर से अंदर कभी बातें भी आ रही कि हमारे रिजर्वेशन पे हमला होने वाला, हो सकता है हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिए, तमाम ऐसी बातें आ रही। लेकिन देखते हैं क्या हो सकता है इसी बहाने कोई नई क्रांति लिखी है, हो सकता है कुछ भी होने वाला। लेकिन वेट एंड वॉच हम लोग कर, अगर हमारे संविधान में कोई खरोच आएगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे भाई ने साफ साफ बोल दिया था कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे संविधान पे कुछ भी हो गया तो हम जो बैठने वाले नहीं, ये हमारी बात। और इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि उनको शिक्षा के जरिए मालूम हो गया कि शिक्षा के जरिए बहुजन समाज के लोग गांव से देहातों से पढ़ के तो आते हैं, पढ़ करके बड़ी मेहनत करके यहाँ नौकरी पाई। तो उन्होंने पहला हमला शिक्षा पे किया कि सरकारी स्कूलों को बंद करने का प्लानिंग किया। 93,000 स्कूल बंद कर दिए गए या आसपास के स्कूलों को मर्जर कर दिया गया। इवन आपके बगल में जिला है हरियाणा के अंदर तो इन्होंने क्या काम किया कि सरकारी स्कूलों को बंद करके एक चिराग योजना लेकर के आए। और चिराग योजना में क्या हुआ कि चिराग योजना में कहा कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा फीस देगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसे 500 रुपए स्कॉलरशिप, इस तरह की योजना लेकर के आए। अब लोग दुविधा में आए, साजिश बड़ी बड़ी थी। अगर जैसे ही आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डालोगे तो उनके पास एक मौका मिल जाएगा, कहेंगे भाई सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आते तो क्यों ना सरकारी स्कूल प्रदेश से बंद। अब सरकारी स्कूल बंद, अब जो सरकारी स्कूल बंद तो कुछ दिन के बाद कहेंगे प्राइवेट स्कूल खर्चे निकाल नहीं पा रहे, तो अब ये स्कॉलरशिप बंद की जाती है। अब आपको फीस देना पड़ेगा। अगर फीस देना है तो मुझे याद है जब मैं एजुकेशन ले रहा था प्राइमरी में या मीडियम इंटरमीडिएट की या हाई स्कूल की, तो मैं 5 रुपए या 6 रुपए फीस देता था। आज की डेट ज्यादा हो गई फीस। सरकारी फीस में मैंने जब क्लास 6 पढ़ा है तो मुझे याद है कि 1 से 2 रुपए फीस पड़ती थी। 12th भी मैंने किया है तो शायद 150 रुपए के आसपास फीस पड़ी। और जब मैंने बीटेक किया, एमबीए किया तो हमारे बहन जी की देन थी कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में 0 फीस पे एडमिशन का ऐलान कर दिया, कहा कि कोई फीस नहीं पड़ेगी। एससी एसटी ओबीसी के गरीब बच्चों को तो इस प्रदेश के अंदर 0 फीस पे एडमिशन होगा, 1 रुपया फीस के नाम पे नहीं ले जाएगा। और मैंने भी उसी में अप्लाई किया और मैंने भी वहां से एमबीए भी किया, बीटेक भी किया, 0 फीस पे किया। ऊपर से माने बहन जी की योजना थी जिसके तहत मुझे 75,000 रुपए साल में स्कॉलरशिप भी मिली, तब मेरी पढ़ाई पूरी। लेकिन अब ये सिचुएशन है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 0 फीस पे एडमिशन पूरी तरह से बंद कर दिया। आपको ये ज्ञात होगा, बहुत सारे साथी बैठे, आप कोई 0 फीस पे एडमिशन नहीं होता और एडमिशन होगा नहीं तो हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो पहला काम स्कूल बंद कर दिए गए, गरीबों की पढ़ाई को महंगे कर दिया गया, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पाएंगे। देश के अंदर 3 करोड़ की वैकेंसी है, देश में 3 करोड़ नौकरियों की वैकेंसी है। सरकार के पास सिर्फ आज की डेट में 1.2 करोड़ की फिलिंग है, 1.2 करोड़ पोस्ट भरी गई है और 1.8 माने 1 करोड़ 80 लाख वैकेंसी आज भी देश, पूरे देश के अंदर खाली, जिसमें ऑल इंडिया स्टेट एम्प्लॉय फेडरेशन का भी रिकॉर्ड है कि उनके हिसाब से स्टेटों के अंदर करीब करीब 30 लाख नौकरियां खाली पड़ी। केंद्र में खुल्लम खुल्ला जो चैलेंजेस है कि 2-3 मंत्रालयों के अंदर 10 लाख नौकरियां खाली पड़ी हैं, मात्र रेल मंत्रालय के अंदर 2.5 से 3 लाख की नौकरी खाली, होम मिनिस्ट्री के अंदर 3 लाख की नौकरी खाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें करीब करीब 47,000 नौकरियां खाली पड़ी, लेकिन ये नहीं बन रही, ये नहीं बन रही। उन्हें मालूम अगर 1.8 करोड़ लोगों को हमने भर्ती कर दिया इस देश के अंदर तो 1.8 करोड़ के हिसाब से 15% या 20% के हिसाब से तो ये एसटी लोग नौकरी पा जाएंगे, एसटी पा जाएंगे और 27% के हिसाब से ओबीसी के भी लोग नौकरी पा जाएंगे। तो माने कि मोर देन 50% के आसपास से बहुजन समाज की नौकरी पाएंगे। तो आपकी नौकरी पे हमला हो गया, माने शिक्षा तो करके आप आएंगे लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब नौकरी नहीं मिल रही तो क्या होने वाला, आपका जो बच्चा पढ़ रहा था वो भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आप क्या करते हैं, आप ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी देते हैं जिसमें 18,000 रुपए, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, मैक्सिमम 25 से 30,000 रुपए।
25 से 30 हजार में नौकरी दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसमें आपको भी नहीं मिल रही। आपको नौकरी मिल रही कहाँ? ट्रेन के अंदर अटेंडेंट की, टॉयलेट साफ करने की, एयरपोर्ट पे टॉयलेट साफ करने की, वहां पे नौकरी दी जा रही है। चौकीदारी की नौकरी मिल जा रही है, लिफ्ट मैन की नौकरी मिल रही है, यहाँ पे नौकरी आपको मिलेगी। लेकिन आप सोचिए कि कुर्सी बैठने की नौकरी मिलेगी, वो नहीं मिल पाई, वो नहीं मिल सकती है। आपके पास कोई अप्रोच नहीं है, आपके पास उनकी पार्टी का कोई भी आदमी आपका कोई करने वाला नहीं है कि आपको सिफारिश करते, वो आपकी नौकरी नहीं मिलने वाली। अब आप सपोज करो 18,000 में आप नौकरी कर रहे हैं, 18,000 पाने वाला व्यक्ति दिल्ली के अंदर या गुड़गांव के अंदर या नोएडा के अंदर या मेरठ के अंदर, आप बताइए क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? क्या अपना जीवन यापन कर सकता है? 1% भी नहीं कर सकता। 5 से 7,000 रुपए, 10,000 रुपए किराया देगा तो 8 दिन में पढ़ाई कैसे? बड़ी चालाकी से बहुजन समाज के लोग, जो बच्ची जनरेशन, नई जनरेशन थी, वो आज 65 लाख बच्चे ऐसे नहीं हुए। 65 लाख बच्चे इस देश में आज इस आउट ऑफ स्कूल पढ़ाई नहीं कर पा रहे। हम लोग दिल्ली गए थे, जब एक वाल्मीकि समाज के बच्चे को पीट पीट के मार दिया गया था। पूर्वी दिल्ली गए थे, शाहजरा में गए थे, कई साथी मेरे गए भी थे। तो हाँ, तो मैंने उनके उसके वो 3-4 बच्चे देखे, 3-4 बच्चे। तो मैंने उनसे पूछा है, बच्चे बड़े बड़े हैं, करीब मेरी 10 साल का था, और एक बेटी की बड़ी थी 15 साल की थी। तो मैंने कहा बेटा आप पढ़ते होते हो? सर पढ़ते, कोई पढ़ाई किया? आप समझिए दिल्ली के अंदर की हालत। दिल्ली के अंदर आप भी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो दूर दराज के एरिया में क्या होने वाला है? आप समझ सकते हैं, दिल्ली कैपिटल है, यहाँ गरीबों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। दूर दराज में बैठा व्यक्ति कैसे शिक्षा पाएगा? यहाँ पे मैं दावे के साथ में कहता हूँ, जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी समझ से 1,000 लोग तो बैठे होंगे, 800 कुर्सियां हैं, 800 लोग बैठे मान लेता हूँ, और भी मंच में बैठे, पीछे बैठे, इधर बैठे, 800 मान लेता हूँ, बाकी भी लोग, अच्छा 900 लोग मान लेता हूँ। इस 900 लोगों में क्या आज की डेट में पिछले 10 साल में या 5 साल में लीजिए, पिछले 5 साल में किससे किससे घर में सरकारी नौकरी आई? ये हाथ है, पिछले 5 साल सरकारी नौकरी में बात कर रहा हूँ। पिछले 5 साल 900 में एक सरकारी नौकरी आई आपके घर में, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लोग। आप समझ लीजिए 900 लोगों के यहाँ पे बैठे हुए, करीब 900 परिवार यहाँ पे बैठे हुए हैं, और 900 परिवारों में उनके परिवार में सिर्फ मात्र 11 नौकरी है। 11 नौकरी आपको। अब मैं कहूँ अगर इसमें कितने ऐसे लोग हैं जो पुराने समय से नौकरी कर रहे हैं, उनके परिवार के लोग, वो कितने लोग हैं? हाँ, रिटायर वाले खा लो, तो आप देखिए हमारे प्रेजेंट टाइम में 11 आदमी नौकरी पा रहे हैं, और पुराने समय में 10 लोग करीब ऊपर हैं, और 15 इधर होंगे, और 15 20 25 ज्यादा हो गए, करीब 100 से पीछे और भी 100-150 लोग आज की डेट में ऐसे यहाँ बैठे हुए हैं जिनके घर में पहले नौकरी थी, लेकिन आज की डेट में सरकारी नौकरी। अब आप समझिए कितना बड़ा अंतर हो रहा है, कितना बड़ा खेल किया जा रहा है हमारे साथ। अब आप सोचिए, आप अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं, सरकारी नौकरी नहीं पाएंगे, तो आने वाली जनरेशन उनकी कैसे आएगी? इस प्लानिंग को बड़ा डीपली समझना पड़ेगा, कितना बड़ा खेल किया जा रहा है। और हमारे वोटों को हम इतना, अब आप समझ लीजिए कि हम अपने वोट को लेके संजीदा नहीं, अपनी राजनीतिक ताकत को लेके संजीदा बिल्कुल नहीं। हम अगर चाहते सत्ता हमें चाहिए, तो हमें सत्ता मिल चाहिए। कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बढ़कर के नहीं होता, इस बात को मानते ही नहीं मानते। कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बढ़कर के नहीं होता। अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो माने कि आपका प्रयास लक्ष्य के लायक नहीं था, लक्ष्य को भेजने लायक नहीं था। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, ये अभी वक्त है, समय है अभी सुधरने का। अगर हम नहीं सुधरे, हमने अपनी ताकतों को नहीं समझा, अपनी राजनीतिक ताकत को, अपनी पॉलिटिकल ताकत को, अपनी वोट की ताकत को नहीं समझा, अपने संविधान की ताकत को नहीं समझा, तो 10-5 साल बाद हमारे पास कुछ बचेगा भी नहीं कि हम कुछ सोचे समझे, उस पर स्टडी करें। कुछ भी नहीं बचने वाला, फिर आप कुछ कर नहीं सकते इस देश में। पूरी तरह से वो लोग कैप्चर हो जाए, आपको कैप्चर कर लेंगे, और हम और आप सिर्फ उनके हुक्म पे जिंदा रहने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत ही सोचने और समझने की जरूरत है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए, दिल्ली को अगर जीतना है तो
दिल्ली में काम तो करना पड़ेगा। आज 900 लोग बैठे हैं, आपके अथक प्रयासों से 900 लोग बैठे हैं। मैं कहूँगा 1 महीने बाद मैं आपसे कहूँ कि 9000 लोग बैठ सकते हैं। पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? 900 को मल्टीप्लाई मैं 10 से करता हूँ तो 9000 होते हैं। और एक बंदा जो यहाँ बैठा हुआ 10 आदमियों को जोड़ेगा तो 9000 होते हैं। फिर अगले महीने मैं फिर आपसे बोलूं कि मुझे अगली बार तो 90000 चाहिए, या भले आप मुझसे 4 महीने का टाइम और पार्टी बढ़ाने का तरीका यही है। आप ये सोचिए सोशल मीडिया में करने से काम बनने वाला बिल्कुल नहीं। आप पार्टी के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, विचारधारा का प्रवाहन कर सकते हैं, लेकिन ये और खतरनाक होता है जो सोशल मीडिया के जरिए हमारी कैडर की बातें बाहर पहुंचती है। दुश्मन ज्यादा अलर्ट होता है, दुश्मन ज्यादा अलर्ट होता है। उसको लगता है कि देखो यार इनकी मेंटालिटी कितनी खतरनाक है, इनकी प्लानिंग बड़ी तगड़ी है। हम प्लानिंग करते रहते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हम प्लानिंग कर दिया, मैंने आपसे बोल दिया, लेकिन वो जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन दुश्मन आपसे आगा हो, उसको लगा कि दे आर वेरी क्लेवर, ये बहुत चालाक है, कुछ करने जा रहे हैं। फिर वो अपने हिसाब से प्लानिंग कर लेता है और हम वहीं के वहीं बैठे हो। हम बहुत मुश्किल से 900 आदमी इकट्ठा कर पाते हैं। हम बहुत मुश्किल से दौड़ ताकत लगा के 10,000 आदमी इकट्ठा कर। जब तक ये मास नहीं बनेगा, जब तक 1 लाख नहीं पहुंचेगा, 50,000 नहीं पहुंचेगा, तब तक दिल्ली की सत्ता हमारे हाथ में नहीं है। इतने काम से भी नहीं बनने वाला। अभी तो ये विधानसभा कमेटी का आपका हुआ है, अभी सेक्टर कमेटी का काम बाकी, बूथ कमेटी का काम बाकी। जितने भी विधानसभा कमेटी के साथी बैठे हुए और जितने जिले के और जोन के लोग, देखिए आप इस बात को समझ लीजिए, आप मात्र इस पॉलिटिकल पार्टी के ओहदेदार नहीं, आपको सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी नहीं मिली, आपको जिम्मेदारी इस मिशन मूवमेंट की मिली। इस देश में चारों तरफ हो रहे दलितों आदिवासियों के अत्याचार को खत्म करने की जिम्मेदारी, आपको इस देश में आने वाली जनरेशन को इस देश में मान सम्मान से जिलाने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए, ये भी जिम्मेदारी आपको। मात्र पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी नहीं, पार्टी को सत्ता में इसलिए लेकर के आना है कि बिना सत्ता के हम वो काम नहीं करते। बिकॉज पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर। अगर पॉलिटिकल पावर की जरूरत नहीं होती शायद हमें पार्टी की जरूरत भी नहीं पड़ती, और ये काम इतना कठिन भी नहीं है। एक दौर था, आप समझ लीजिए, मैं कोट करूंगा तथागत गौतम बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो आपके सामने इतनी मुश्किलें नहीं आती हैं जितनी मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं। उन्होंने 1 बाय 1 करके पूरे देश नहीं कई वर्णों तक अपने धर्म का प्रचार अपनी लाइफ में कर दिया। बहुत बड़ा धर्म बना, बहुत चला भी। आज भी हम लोग उनके अनुयायी, हमको उनसे सीखना चाहिए। माउथ टू माउथ और माइंड से, अपनी विचारधारा से कैसे किसी को उसे कन्विंस कर रहा है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। कि उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था, गाड़ियां भी नहीं थी, घोड़े भी नहीं थे कि आप घोड़े में बैठ के दौड़ रहे हो, हवाई जहाज में दौड़ रहे हो, ट्रेन में जाके दौड़ रहे हो, कुछ भी नहीं था। माउथ टू माउथ काम हो रहा था। उनके जो भक्त थे, शिष्य थे, हमारे जो बनते हैं आज के डेट में, उन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार ऐसे नहीं करते, बहुत ताकत लगाई, बहुत मेहनत किया, तब जाके वो सर्वश्रेष्ठ विचारधारा पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई। उसके लिए कितना काम करना पड़ा। और उतनी जो उनके सामने दिक्कतें आई, आप समझिए कितने लोग मारे गए, कितने लोग काटे गए, क्या हुआ, सब कुछ बताया। आज की डेट में अगर मैं कहूं कि बीएसपी से नंबर 1 की विचारधारा है, बीएसपी इस देश की सर्वश्रेष्ठ विचारधारा वाली पार्टी है, तो ये सर्वश्रेष्ठ विचारधारा हम लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? क्या हम नीचे बैठ करके क्या काम नहीं कर पा रहे? ये मात्र देखिए, मानव कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर हमने तो ना बिकने वाले लीडर बना दिए, लेकिन अभी मेरा जो काम बाकी है ना बिकने वाला समाज खड़ा करना। जिस दिन मैं ना बिकने वाला समाज खड़ा कर दूंगा, उस दिन मैं इस देश की सत्ता पे काबिज हो जाऊंगा। मानव कांसीराम साहब ने अब तक प्रयासों से उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाज को ना बिकने वाला बना दिया है, लेकिन मैं अभी पूरे देश के अंदर में जाता हूं, मैं देखता हूं, एनालिसिस भी करता हूं, दुख भी होता है कि मेरी 90% जो एनर्जी होती है मैं अपने समाज को जगाने में, उनको समझाने में, उनको उठाने में लगा देता हूं।
जब 90% एनर्जी मैं अपने में ही लगा देता हूं, तो मैं दूसरे समाज को कैसे जोड़ पाऊं? अगर ये मेरा जो समाज है, सोता हुआ समाज जग जाए और ये इनका जो आईक्यू लेवल है, इनकी जो विचार माइंड सेट है, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर दे दे कि कुछ भी हो जाए, अपनी पार्टी को हम नहीं छोड़ेंगे। मेरी पार्टी बीएसपी है और मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपना वोट बीएसपी को देंगे और हर स्तर पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, चाहे मेरा तन लगे, चाहे मेरा मन लगे और चाहे मेरा जेब से पैसा। और हर स्तर से पार्टी को खींचेंगे तो पार्टी बढ़ेगी, नहीं खींचेंगे तो पार्टी नहीं बढ़ेगी। उधर बीजेपी के लोग बहुत चालाक होते हैं। देखिए, बीजेपी के लोगों को आप कन्विंस करिए, डेली आप उनके पास जाइए, लेकिन आपको वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आपको। आप उनसे 2000 मांग लो, 10,000 रुपये उधार मांग लो, दे देंगे, लेकिन आप उनसे कहो वोट कर दो। जब आपके अंदर ऐसी ताकत बन जाए जैसे कि भाई कुछ भी हो जाए, ना आम आदमी पार्टी, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, इस बार मेरा वोट, मेरे समाज का वोट पूरी ताकत के साथ में तो बहन जी के साथ खड़ा है, हाथी के साथ खड़ा, कहीं जाने वाला। जब वो ताकत आ जाए, समझ जाना कि आप बहुत बड़ी जंग जीत गए। हो सकता है कि देखिए, मैं भी कर रहा हूं, हो सकता है कि मैं अपने समाज को जोड़ के ताकत बना पाऊं, सत्ता में ना आ पाऊं, लेकिन सेंटर में पावर बैलेंस तो बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे। अगर सेंटर में पावर ऑफ बैलेंस भी बन गए तो हम अपने शर्तों पे उन सरकारों को चलाने का काम करेंगे, अपने शर्तों पे चलाने का काम, और यही हमारी ताकत है। इसलिए अभी तमाम जो काम बाकी है, कि जो हमारी जो टीम है, जो कोर कमेटी टीम बैठी हुई है, अब इनको जो दूसरा काम करना है, जो मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं, मैं यकीन के साथ में कह सकता हूं कि हमारे ना बिकने वाले लीडर बीएसपी के बैठे हुए हैं, जो अपने जेब से पैसा लगाते हैं, जो अपने पैसे से इधर मीटिंग में आते हैं, अपने पैसे से ये सारा अरेंजमेंट भी करते हैं, अपने हर चीज अपने पास। तो ये मेरे ना बिकने वाले लोग बैठे हुए हैं, और ना बिकने वाले लोग जब ना बिकने वाला समाज को जोड़ने का काम करेंगे, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप समाज के अंदर जाइए और उस समाज को भी ना बिकने वाला व्यक्ति बना दीजिए कि हम अपने वोटों का सौदा नहीं करेंगे, अपने वोटों को इतना कमजोर नहीं समझेंगे, कोई मांगे दे दिया उसको, मात्र थोड़े लालच में कि 300 यूनिट हमें फ्री मिल रही है, गैस फ्री मिल रही है, बस में हमारी जर्नी फ्री मिल रही, मात्र इन बातों को लेकर के हम अपने वोट किसी और पार्टी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर ये सोच हमने विकसित कर दिया, और सच्चाई भी देखिए कि बीएसपी की लड़ाई रोड, नाली, खंजा, रोटी, कपड़ा की नहीं है। बीएसपी की लड़ाई जो है मान सम्मान और दिल्ली के खजाने की। और जिस दिन हमारे पास ताकत आएगी, उस दिन हम उस खजाने से जितनी भी जरूरत होगी मेरे समाज को, उतना निकाल के अपने समाज को देने का काम करेंगे। वो ताकत होगी, और ये तो एक्सपीरियंस हो चुका है, ये आपसे कुछ छिपा भी नहीं है, आपने देखा भी है। जब आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो उत्तर प्रदेश में कोई पैसे कमी नहीं। हमारे बहुजन समाज के जो गरीब लोग थे, उनके चेहरे पे खुशी के आंसू थे। माने वो जो सरकार बन रही थी, माने बहन जी शपथ दे रही थी, तो रिक्शा वाला भी रो रहा था और उसकी आंखों में खुशी के आंसू। आज बहन जी गरीबों की लीडर, गरीबों की मसीहा, आज मुख्यमंत्री बन रही है। अब हमारी किसी का औकात नहीं कि हम पर कोई अत्याचार। उसकी सोच थी, उसकी आंखों से आंसू निकल, उससे भी लग रहा था कि मेरा बेटा भी पढ़ सकता है। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो सबके मन में यकीन पैदा हुआ कि मेरा बेटा मजदूरी नहीं करेगा, मेरी तरह ईंट भट्टों पे काम नहीं करेगा, ये पढ़ लिख करके ये भी कलेक्टर बनेगा, पुलिस बनेगा, एडवोकेट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। वो सपना उस गरीब के माँ ने भी देख लिया, और मारिया बहन जी ने उस गरीब के सपने को भी यकीन में बदलने का काम 4 बार की सरकार, शिक्षा फ्री कर दी, शिक्षा फ्री।
तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, आपको टेंशन नहीं लेनी। आप तो पढ़ाई करो, पैसा मैं जमा करूँ। यहां तक तुम विदेश भी जाओगे तो विदेश की पैसा भी मैं जमा करूंगी, आप तो पढ़ाई करो। कहा अगर आपके घर में बेटी पैदा होती है तो आप परेशान नहीं होना, उसकी पढ़ाई की, उसकी लिखाई की, उसकी शादी की जिम्मेवारी मेरी